तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीपल एज अ रिसोर्स का पार्ट 2 मेंस के। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल हमने पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें आया था एजुकेशन कि कैसे एजुकेशन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। यानी कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन को पढ़ा लिखा देते हैं तो वो और ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा और उसके जॉब अपॉर्चुनिटी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर जाएगा। चलिए अब उस आउटकम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आउटकम क्या क्या है जो इतने सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। लिटरेसी रेट 1951 में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 18% के आसपास था। रिसेंट में ये कितना हो गया है? 85% हो गया है। ठीक है। प्राइमरी स्कूल लगभग 8.58 लाख, 8.5 लाख प्राइमरी स्कूल हमारे पूरे भारत में फिलहाल एक्टिव हैं, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। पर अब आते हैं चैलेंजेस पर। अब अगर चैलेंजेस की बात करोगे तो ये सबको पता है कि अभी सोशल ग्रुप के हिसाब से अगर चलोगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। यानी मेल फीमेल का रेशियो सेम नहीं है, अभी भी लिटरेसी रेट मेल का ऊपर है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज है, मतलब तुम देखो बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का लिटरेसी रेट कम है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु साइड चले जाओ, इधर मणिपुर साइड चले जाओ तो उन लोगों का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। रीजन क्या है लिटरेसी रेट सुधरने का? क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं दोनों ही ग्रुप्स में। ठीक। ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल। अब क्या हुआ है ना कि बहुत ज्यादा क्योंकि स्कूल खुल गए हैं तो क्या है कि सारे स्कूल क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन की क्वालिटी डे बाय डे डिक्रीज कर रही है। इसका एग्जांपल आप लोग अपने आसपास के स्कूल्स में देख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब लगाते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कल मैंने रफली आप लोगों को समझाया था। 2010 में भारत सरकार के द्वारा ये इस स्कीम को लागू किया गया था और इस स्कीम में क्या कहा गया था कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी फ्री में। वो भी फ्री में, प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल्स में। ठीक है। अब ध्यान दो, इसकी शुरुआत किसने की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट सब लोग मिलकर के इसको इंप्रूवाइज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना वो रजिस्टर्ड हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो इनरोलमेंट कराएं। और अगली लाइन हमारी उसी से रिलेटेड है। खैर अब अगला आते हैं मिड डे मील स्कीम। सबको पता है मिड डे मील स्कीम क्या था कि देखो सरकारी स्कूल में नाम लिखवा लिया पर फिर भी बच्चे नहीं आ रहे थे तो उन्हें दो फायदा हुआ सरकार को। सरकार ने एक लालच दिया कि आप आइए, आपको एक टाइम का खाना स्कूल में मिलेगा, तो एक तो वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे यानी कुपोषण का शिकार नहीं हुए। दूसरा फायदा ये हो रहा था कि खाने के ही लालच में अटेंडेंस बढ़ रहा था बच्चों का। अभी भी आप गांव में चले जाओ तो वो देखते हैं कि शनिवार को खिचड़ी मिलेगा, इस दिन वो मिलेगा, इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मिड डे मील एक ऐसा स्कीम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अटेंडेंस में बढ़ोतरी हुई है। इज इट क्लियर? एक भी नोट निकला ना ओम तो सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर बात करोगे हायर एजुकेशन में तो हायर एजुकेशन में 18 to 23 ईयर्स। अच्छा देखो 12th प्लान जो हमारा हर 5 साल पे एक 5 ईयर प्लान आता है। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था बच्चों? 1951 मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो जो हमारा 12th प्लान था उसका मेन ये था कि कंट्री का ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ाना है, रेट को इंक्रीज करना है। इसको हम लोग GER कहते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो रजिस्टर्ड हो सके स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में। इसके चलते सरकार ने क्या किया है? बहुत सारे हायर स्कूल ओपन किए, कॉलेजेस ओपन किए, उन्हें वोकेशनल कोर्स, डिस्टेंस कोर्स, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हो सके। अब तुम देखो कि पहले कुछ पर्टिकुलर चीजों की पढ़ाई सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होती थी, अब सारी चीजों की पढ़ाई सरकारी कॉलेजेस में होती है। यानी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स जो है वो लगभग हर एक चीज की तैयारी करा देते हैं, हर एक चीज की पढ़ाई करा दे रहे हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, अब क्योंकि मान लो कि नीट का एक एग्जाम समझ लो, एक प्राइवेट कैंडिडेट अगर भरने जाएगा तो उसके बस की औकात के बाहर की चीज है, 70, 80, 90 लाख, 1.5 करोड़ तक लग जाता है। और अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से जा रहा है तो सस्ता पड़ेगा। नॉर्मल बीएड देख लो, बीएड करने का नॉर्मल चार्जेस प्राइवेट कॉलेज से क्या 2 लाख, 1.5 लाख, और सरकारी कॉलेज से 20,000, 30,000, 30,000 में कर लोगे, बहुत मैक्सिमम गया तो 40,000 में कर लोगे। तो पैसे का बचत है। तो सरकार ने क्या किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए 12th प्लान में बहुत ज्यादा फोकस किया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए बच्चों अगला है हेल्थ। हालांकि ये भी देखो कि ग्रोथ इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग,
पहले तुम देख लो कि अपने सिटी से अगर एग्जांपल लेने जाओगे तो एक दो कॉलेजेस थे। अभी तुम्हारे पास ग्रेजुएशन के लिए महाराजा कॉलेज, एसबी कॉलेज, जैन कॉलेज, जैसे करके बिहारी जी कॉलेज, वीर कुंवर सिंह कॉलेज, तो बहुत सारे कॉलेजेस डे बाय डे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करे, डे बाय डे अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड कर रही है। इज इट क्लियर? अब हमने पहला चीज पढ़ लिया एजुकेशन, दूसरा क्या है बच्चों, हेल्थ। अब देखो एक चीज तुम लोग को भी समझना होगा, आप भी स्कूल्स में पढ़ते हो, क्या आपने कभी अपना कोई एक ऐसा टीचर देखा जिसका एक आंख फूटा हुआ हो और वो आपको पढ़ाने आ रहा हो? नहीं, शायद इक्के दुक्के किसी स्कूल किसी फिल्मों में मिल जाएगा, रियलिटी में नहीं मिलता है। इट मीन्स कि एक अनहेल्दी कैंडिडेट एक इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। मान लो कि एक आईटी कंपनी को हायरिंग कर रहा है, कॉमन एग्जांपल समझ लो बच्चों, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है, दोनों कैंडिडेट लगभग सेम मार्क्स लेके आए हैं, एक कैंडिडेट बहुत अच्छा हेल्दी है और एक जो है एकदम दुबला पतला सा है। तुम लॉजिक लगाओ कि इंस्टीट्यूट जब उसको सेलेक्ट करना हो किसको सेलेक्ट करेगा, हेल्दी वाले को। क्यों? बिकॉज जब उसको फिजिकल वर्क भी कराना तो वो कर लेगा, दुबला पतला वाला फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हेल्थ को हम लोग मानते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मान लो कभी तुम लोग देखते हो कि अपने आसपास में कि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कि मजदूरी करके तो काम चला ले रहे हैं, तो मजदूरी करने के लिए भी तो शरीर चाहिए ना, दिमाग चाहिए ना, बुद्धि चाहिए ना। इट मीन्स कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। हेल्थ जो होता है वो एक इंडिविजुअल, एक इंसान को उसकी कैपेसिटी बताता है कि वो कितना काम कर सकता है, कितनी चीजें उसके वश में हैं। इज इट क्लियर? नहीं देखो, ऐसे मेंटली डिस्टर्ब है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, फिजिकली फिट रहे ना रहे, अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही जगह बनी है कि वो गाड़ी पकड़े और भाड़ में चले जाएं, क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उनके लिए बचता नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग समाज तो क्या अपने काम में किसी काम के नहीं है। खैर छोड़िए, कमेंटिंग ऑन नो वन, मूविंग अहेड। तो चलिए, अनहेल्दी पर्सन बिकम एन लाइबिलिटी। अब देखो एक बात समझ लो कि एक अनहेल्दी पर्सन एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक घर के लिए भी बोझ होता है। बात को समझो कि घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा डिसेबल है और एक बच्चा हेल्दी है, तो पेरेंट्स किसकी पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? हेल्दी वाले को, क्योंकि वो, हालांकि देखो हमारे इंडियन पेरेंट्स वैसे नहीं है, बड़ी सोचने वाली चीज है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि रिटर्न कहां से ज्यादा मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देयर इज नो डाउट। चलिए अब आते हैं हम लोग, हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान कितना कैपेबल है काम करने के। इज इट क्लियर? अब मान लो कि 500 सीढ़ियां चढ़नी होगी और हमारे पास मेहुल और ओम दोनों हैं, ठीक है, तो वी नो होम टू चूज, हमें पता है किसको चुनना होगा। चलिए खैर ध्यान दीजिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो भी किस चीज पे फोकस करता है? वो फोकस करता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर सबको मिले। ठीक है, फैमिली वेलफेयर, यानी कि लोगों के साथ साथ उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। ठीक है, और न्यूट्रिशनल सर्विस, यानी उन लोगों को भी खान पान की व्यवस्था मिले जो वीकर सेक्शन से आते हैं। जैसे मान लो साहिल का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग कि साहिल क्या कुपोषण का शिकार है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मिड डे मील सिर्फ स्कूल में ही मिले, सरकारी स्कूल में। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो 9-10th के बच्चों को भी करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार रह गए, जो भारत देश में, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं आउटकम्स पे। अगर हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी है तो उसके कुछ आउटकम्स पे नजर डालते हैं। अब समझो आउटकम्स यानी रिजल्ट क्या क्या मिला है। पहला, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बच्चों, यहाँ नीचे मैंने डिफाइन कर दिया है, अभी लोग उसको समझ लेंगे। बस इतना समझ लो, एक इंसान कितना दिन तक जिंदगी एक्सपेक्ट कर सकता है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ठीक, IMR हैज कम डाउन फ्रॉम 47 to 36। 1951 में, 1951 में ये जो हमारा IMR था वो 147 था, और 2020 आते आते ये 36 हो गया। IMR क्या होता है, जस्ट 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। क्रूड बर्थ रेट भी ड्रॉप हुआ है, 20 के आसपास पहुंचा है 2018 से। डेथ रेट जो है वो 6.2 के आसपास पहुंचा है। ठीक है, कितना पहुंचा? 6.2, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसी समय में डेथ रेट भी नीचे आया है। ठीक, इंक्रीज इन लॉन्जेविटी ऑफ एन इज एन इंडिकेटर, यानी किसी भी इंसान का जिंदगी अगर लंबा जी रहा है तो ये एक सिंबल है, एक इंडिकेटर कि भाई कंट्री जो है वो हेल्दी है, तभी ना लंबा जी रहे हैं लोग।
जैसे पहले क्या होता कि बाप दादा, हमारे जो दादाजी लोग थे, बाबा लोग, वो तो 80-90 साल चले जाते थे। आपको लगता है कि राइट नाउ अभी कोई 90 साल जाने की उम्र में है, 60 आते आते कहानी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? और कुछ लोग अगर जिनका खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो तो खैर। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी राइट नाउ आप देख सकते हैं कि तरह तरह की बीमारियों से बच्चों को बचाया जाता है, ठीक है? उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उन्हें जन्म देने वाली माओ को भी। अब आते हैं चैलेंजेस पर। अगर चैलेंजेस की बात करें तो बहुत से जगह ऐसे हैं इंडिया में जहां पर तो बेसिक फैसिलिटी मिलती ही नहीं है, ना तो हॉस्पिटल ढंग के हैं, ना हेल्थ केयर फैसिलिटी है, डिस्पेंसरी तक नहीं मिलती है, ठीक है? इंडिया में मात्र 543 मेडिकल कॉलेजेस है। कितने बच्चों? 543 मेडिकल कॉलेजेस और 313 डेंटल कॉलेज, डेंटल यानी दांत वाले, ठीक है? 4 स्टेट, ध्यान देना, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं। बाकी इसके अलावा किसी के पास उतना ज्यादा कॉलेज है नहीं। हमारे बिहार में ही देख लो क्या कंडीशन चल रहा है, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब आते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। ये क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चलते हैं कि एवरेज एक इंसान कितना जिंदा रहेगा। पहले के लोग ज्यादा लंबा जीते थे, क्यों? क्योंकि उनका खाना हेल्दी होता था, इन्वायरमेंट हेल्दी होता था, वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते थे। आजकल के जो जनरेशन हो रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं, ना तो उनका डाइट सही है, ना उनका रूटीन सही है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं 50-60 जाते थे तो मैक्सिमम एज जी लिया। अभी के टाइम में 60 की उम्र में कोई मरता है तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा उम्र जी लिया अपना। और पहले जब 80 की उम्र में मर जाते थे, अच्छा अभी 80 साल के ही थे। तो ये एक्सपेक्टेंसी है कि एक इंसान कितना दिन जिंदा रह सकता है, ठीक है? क्या अपने वजन को हाफ से डिवाइड कर दो, उसको 9 से माइनस कर दो, ठीक है? अब समझो, बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बेबी बोर्न फॉर 1000 ईयर, यानी हर 1000 में कितने बच्चे जन्मे, वो होता है बर्थ रेट। और सेम कितना उस 1000 में कितना मर गए एक ईयर में, वो होता है डेथ रेट। जैसे 1000 में अगर 20 लोग मर गए, 20 ज्यादा ही मरेंगे, 80-90 मर गए, तो डेथ रेट हो गया 90 का, और जन्मे तो फिर वही 90, 100, 150, 200 जैसे होता है उसका एक्सपेक्टेशन 1000 पे कंपेयर किया जाता है स्केल को, ठीक है? डेथ रेट और मोर्टालिटी रेट, देखो एक और चीज समझना है, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो मैंने यहां मेंशन किया है, ये क्या होता है ये सबको समझना होगा। IMR होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी बच्चे जिंदा जन्मे, कुछ ऐसे बच्चे जो जन्म के समय मर जाते हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, जितने भी बच्चे जिंदा जन्मे हैं एक साल में, और एक साल कंप्लीट करने से पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो IMR में काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हम लोग 1 अगस्त 2024 से लेके 1 अगस्त 2025 तक का एक साल का एक टर्म लेते हैं। इसमें टोटल 20,000 बच्चे जन्मे, 20,000 बच्चों का जन्म सिर्फ भोजपुर में हुआ है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। पर किसी कारणवश उन 20,000 में 1,000 बच्चे ऐसे थे जो मर गए, किसी कारण, क्या बीमारी के कारण या हेल्थ फैसिलिटी के कारण या किसी एक्सीडेंट में, व्हाटएवर, ठीक है? तो अब इसको 1000 के टेबल पे कंपेयर करके देख लो, तो 20,000 में 1,000 मरे, तो 10,000 में कितने मरेंगे? 100, 1000 में कितने मरेंगे? 10। यानी कि हमारा जो IMR टेबल निकला वो निकला है 10 का, यानी 2024 से लेकर 2025 तक हमारे स्टेट में मात्र 10 बच्चे ऐसे थे जो हर 1000 बच्चों पे 10 बच्चे ऐसे थे जो किसी कारणवश मर गए। तो IMR जितना कम रहेगा स्टेट उतना ज्यादा डेवलप माना जाता है, या कंट्री उतना ज्यादा डेवलप माना जाता है, ठीक है? तो वही कह रहा है कि देखो यहां पर अगर हमने IMR लिखा है ना, कहां गया, 147 और 36, इट मींस कि 1950 से लेकर के 1951 के बीच में हर 1000 में 147 बच्चे मर जाते थे किसी ना किसी कारणवश, और 2020 में हर 1000 में 36 बच्चों की मात्र मौत होती है। मौत अभी भी हो रही है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लेबल है, ये भी आंकड़ा मायने रखता है। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ फैसिलिटी में डेवलपमेंट हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, INFANT, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है मरने वाला रेट, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किसको कहते हैं? देखो इस चैप्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही कही है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, एक कंडीशन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक सिचुएशन या एक कंडीशन जहां पर एक इंसान जिसका एज होना चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन में, यानी 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक, 15 to 59, इसके बीच में उसका एज होना चाहिए, मस्ट बी एलिजिबल फॉर द जॉब, उस काम के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए,
ठीक है, और विलिंग टू हैव जॉब, और उसके बाद वो काम की तलाश कर रहा हो लेकिन किसी कारणवश अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। यानी 3 कंडीशन होते हैं। नंबर 1 क्या कि 15 to 59 उसका एज होना चाहिए। नंबर 2 क्या, वो उस जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और नंबर 3 क्या, विलिंग टू हैव जॉब, यानी उसे काम की तलाश हो। यानी मान लो गांव पे कोई घर में सोया हुआ, कहोगे ये बेरोजगार है तो नहीं, जो काम की तलाश कर रहा है पहला, दूसरा वो उस काम के लायक होना चाहिए। अब मान लो एक 70 साल का बुढ़ा ये इसलिए परेशान है कि उसको कोई सरकारी जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना कहलाएगा। अब एक 10 साल 12 साल का बच्चा है जो गवर्नमेंट कह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, तो एलिजिबल भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बोलो। देखो ये आंकड़े एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, बात को समझो। बर्थ रेट का रिकॉर्ड होता है, डेथ रेट का रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कैसे होगा ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि देखो मान लो अगर हम लोग पॉपुलेशन भी काउंट करते हैं, मान लो सर्वे वाली टीम आई और कहा कि आपके घर में कितने हैं, मान लो घर में हैं 10 लोग, तुमने कहा कि पूरा टीम काम करता है। जैसे कि अब मान लो बिहार के आरा में जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनको ये ड्यूटी दी जाएगी, आप मोहल्ले मोहल्ले जाइए, जैसे गांव में जिस गांव में पोस्टेड है आप पूरा मोहल्ला घूमिए, और आंगनबाड़ी सरकारी टीचर सबको इन्वॉल्व किया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आंकड़ा दिया जाता है। अब मान लो कि तुमने आंकड़े में लिखवाया कि मेरे घर में 10 थे, अगले दिन तुम्हारे घर में कोई टपक गया, मान लो, मुमकिन है ना, तो पॉपुलेशन तो फिर डिक्रीज कर गया, तुमने तो एग्जैक्टली लिखा नहीं। बर्थ रेट कैसे रिकॉर्ड होता है, किसी का जन्म अगर हॉस्पिटल में हुआ है, ठीक है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। अब तो मैंडेटरी हो गया ये सब, कोई मरता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उस रिकॉर्ड को अपडेट होने में समय लगता है। तो डेथ रेट बर्थ रेट क्या होता है, ये आंकड़ों पे बेस्ड होता है। अब मान लो कोई कुत्ते की मौत मर गया, एक एग्जांपल, बस एग्जांपल दे रहे हैं, उसको किसी ट्रक ने चाप दिया या उसने ट्रक को चाप दिया, मान लो, कुछ भी मुमकिन है, तो हो सकता है फिर उसका तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो डेथ रिकॉर्ड होंगे गवर्नमेंट के नजर में, सिर्फ उन्हीं का आंकड़ा हमारे पास होता है। इज इट क्लियर? एक और चीज होता है, समझो बच्चों, किसी भी जगह का पॉपुलेशन 3 चीजों से इफेक्ट करता है, डेथ रेट, बर्थ रेट, तीसरा होता है माइग्रेशन। एक जगह से लोग दूसरी जगह ट्रांसफर लेते हैं, उसके वजह से पॉपुलेशन में इंपैक्ट आता है। जैसे आरा में, मान लो तुम सब आरा में हो, तो जरूरी तो है कि सबका घर आरा में ही है, कुछ का गांव है अगल बगल, वो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट पे रह रहे हैं, इसका मतलब उनका तो घर यहाँ हुआ नहीं, तो यहाँ के तो सिटीजन हुए नहीं। वोटर के हिसाब से वो कहां के जनसंख्या में गिनाएंगे, अपने गांव की जनसंख्या में गिनाएंगे। इज इट क्लियर? सो आंकड़े वेरी करते रहते हैं। हाँ बोलो। अगर बॉडी को किसी ने आइडेंटिफाई किया तब ना, मान लो आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाई बॉडी रही तब, बिल्कुल, वाह, प्राउड ऑफ यू। देखो बच्चों, अब आते हैं बेरोजगारी पे। बेरोजगारी 2-3 तरह की होती है। अगर गांव में जाओगे तो ये 2 तरह का मिलेगा, एक होता है सीजनल, दूसरा होता है डिसगाइज। सीजनल क्या होता है, बहुत आसान है, साल के कुछ महीने उसके पास काम नहीं होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, बरसात के समय कंस्ट्रक्शन कोई काम नहीं होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है। किसान राबी और खरीफ क्रॉप का जो प्रोडक्शन करता है उसके बीच में गैप रहता है ना, उसके बाद उस वक्त उसके पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है, तो ये होता है सीजनल। डिसगाइज क्या होता है? डिसगाइज होता है बच्चों कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो हिडन होता है, यानी यहां पर नंबर ऑफ पीपल आर मोर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जितने लोगों को काम करना चाहिए उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको डिसगाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आप लोग फी जमा करने जाते होंगे, जमा करना है एक को, फी का रिसिप्ट ले गया एक, कैश लेके गया एक, और पानी का बोतल लेके गया एक, फी जमा करने कितने गए? 4 लोग। कितनों का काम था? एक का काम था, ठीक है। वॉशरूम के लिए एक गया, उसको देखने दूसरा गया, उसके बारे में पता करने तीसरा गया, और टीचर का खबरी बन के चौथा चला गया। काम कितनों का था? एक का था, है कि नहीं? या फिर अगर आप शादी फंक्शंस में जाते हैं, सब जाते ही होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, तो एक इंसान ऐसा होता है जो काम करने की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, वो काम नहीं करता है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। हाँ, अब कैसे एक्टिंग करेगा? क्या चाहिए? प्लेट लाके दो। हाँ, आपने खाना खाया? जैसे वो अपने हाथ से खिलाएगा कुछ भी नहीं। अरे आप अभी तक बैठे, जल्दी जाके खाना खाइए, लाइन में लगे, सब्जी दो, पनीर दो, आलू दो, सब कर देगा, करेगा कुछ? लिटरली वो अपनी जगह मूव करता है। ऐसा देख के लगता है ओवर एक्टिव गाई सबसे ज्यादा काम कर रहा है, पर वो भी किसका शिकार है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि एक वेटर जब सर्व कर रहा है सब्जी को, वो जाके ऊपर से अलग से एडवाइस दे रहा है, सब्जी सर्व करो, सब्जी सर्व करो, तो उसको सब्जी सर्व करने से क्या वो एक्स्ट्रा दे देगा?
जितना आएगा उतना ही ना एडजस्ट करके वो देगा भाई। तो दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? तीसरा, शहर में अगर बात करोगे तो शहर में मिलता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या? यानी वो पढ़े लिखे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं इंपैक्ट। ये देखो वीवीआईपी क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना है कि इंपैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का क्या क्या प्रभाव जो है ना हमारे समाज पे पड़ता है या देश पे पड़ता है। वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, यानी सबसे पहला कि तुम्हारा जो ह्यूमन रिसोर्स है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? जो पॉपुलेशन तुम्हारा एसेट बन सकता था वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। एक एग्जांपल मैं यूपी से बताता हूं। यूपी में एक बंदा था जो यूपी पुलिस की रेस में नंबर 1 आया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद वाले को ज्वाइनिंग मिल गया। अब जो सबसे नंबर 1 पे आया था वो चोर बन गया। अब पुलिस वाले उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि रेस में वो सबसे आगे था, हमेशा तेज भाग जा रहा था। तो बात को समझिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ना तो जो लोग आपके लिए एसेट बनने वाले थे वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। नहीं होता कि अरे वो तो इतना पढ़ा लिखा था, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। बेरोजगारी, अगर किसी को समय पे रोजगार मिल जाएगा तो वो क्यों अपना पावर या अपने स्किल्स को वेस्ट करेगा। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पायर अमंग द यूथ, यानी ये एक ऐसा सेंस क्रिएट करता है लोगों के बीच, निराशा हो जाती है, अंदर से लोग टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि अब हम किसी काम के नहीं रहे। ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमिक लोड, देश के ऊपर वैसे भी इकोनॉमिकल लोड बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ठीक। हैज डिटरमिन्ड इंपैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अब सीधी सीधी बात है कि जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, जब आपके एसेट काम ही नहीं कर पाएंगे। कल हमने 2 पढ़ा था ना, विट्रियस साइकिल और वीसीएस साइकिल। क्या था कि अगर आपका दिया हुआ खर्च किया हुआ पैसा सही ढंग से नहीं जाए, मान लो आपके पापा ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया और बाद में आप ऑटो चलाने लगे तो क्या फायदा उसका? वो तो बिना पढ़े लिखे भी चला सकते थे। ठीक है। इट इज सिंबल ऑफ डिप्रेस्ड कंट्री, यानी ये एक सिंबल है कि कंट्री जो है वो कैसी है? डिप्रेस्ड है। और लास्ट ये होता है कि ये सोशल वेस्टेज का भी, मतलब समाज को भी ये वेस्ट कर देता है पूरी तरह, किसी काम का नहीं है। एक आखिरी टॉपिक, अगर हम लोग बात करते हैं पिछले कुछ ईयर्स की, मतलब पिछले कुछ सालों की, ये 50, 60, 100 साल की कहानी, तो सबसे पहले इंडिया में लोग किस सेक्टर में थे? प्राइमरी में थे। बाद में कहां शिफ्ट लिए? सेकेंडरी में लिए। और अब रिसेंटली 20 सालों में जो सेक्टर सामने आया वो है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अब फिलहाल टर्शियरी के बाद कोई दूसरा सेक्टर आया नहीं है। मान लो कि देखो मैक्सिमम लोग कहां, तुम देखो गेमिंग की दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है। या आईआईटीएन बनना चाहते हैं, या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं। सब लोग बात को समझो, कोई नहीं चाहता कि इंडस्ट्री में जाकर वो काम करे, किसी जगह पे जाकर वो मैनेजर बन जाए। सबको कहोगे तो कहेंगे नहीं हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? आईटी सेक्टर है। तो जो नया ट्रेंड है पिछले 30 सालों का, वो लोग आईटी सेक्टर की तरफ ज्यादा ग्रेजुएट शिफ्ट लेते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों कि पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से एसेट कैसे बनाया जा सकता है? तो पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से एसेट बनाया जा सकता है उन्हें एजुकेशन देकर के, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देकर के, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। मान लो कि तुमने उसे बहुत अच्छा हेल्दी बनाया, बहुत पढ़ा लिखा बनाया, ठीक है, और उसे टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की जिससे वो अपने नॉलेज का वो इस्तेमाल कर सकते, पर तुमने उसे जॉब नहीं दिया तो किस काम का है? नहीं। तुमने उसके लिए जॉब तो प्रोवाइड कर दिया पर उन्हें ट्रेन ही नहीं किया था, तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो पॉपुलेशन को लायबिलिटी से एसेट बनाने का काम करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है? तो ओवरऑल इस चैप्टर का कंक्लूजन ये मिलता है बच्चों की पॉपुलेशन इज एन लायबिलिटी। पॉपुलेशन क्या है? एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर सरकार ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करे तो वो लायबिलिटी एसेट बन जाएगा, यानी वो संपत्ति बन जाएगा। इज इट क्लियर? चैप्टर फिनिश एंड हियर वी एंडेड द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।